बांग्लादेश के लोग सड़कों पर हैं। 52% का फ्यूल प्राइस हाइक हो चुका है सिर्फ एक रात में, और एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिक टर्मोइल में है साउथ एशिया का इकोनॉमिक पावर हाउस माने जाने वाला एक देश। ये बहुत ही बड़ी केस स्टडी है किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी कंट्री के लिए। अगर आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं करते हैं तो आप कैसे फंस सकते हैं एक डेट ट्रैप में, और आपकी इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जा सकती है। और आज बात करेंगे इसी टॉपिक में इस वीडियो में। From Sri Lanka, we turn to Bangladesh, another Indian neighbor in financial turmoil. The situation there is quite similar to Sri Lanka's. The currency is falling, foreign reserves are depleting, the trade deficit is widening, inflation is skyrocketing. This is a scene from Dhaka where people can be seen waiting in long queues at a gas station after the government increased fuel prices in Bangladesh. एक डिस्क्लेमर, हमारा ये वीडियो बनाने का इरादा बांग्लादेश के क्राइसिस को एम्पलीफाई करने का नहीं, बल्कि इस क्राइसिस को समझकर उससे सबक लेने का है। दोस्तों, अब जानते हैं बांग्लादेश में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये क्राइसिस इतना बड़ा कैसे हो गया। अगर बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें तो सबसे पहले नाम आएगा गारमेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी में। ये इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी हैं इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर है लेदर की इंडस्ट्री, उसमें भी स्पेसिफिकली फुटवेयर इंडस्ट्री। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड आर्टिफिशियल हेयर, ये सब चीजें बांग्लादेश प्रोड्यूस करता है और मेजरली एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, एक प्रॉब्लम है डेवलपिंग नेशंस के अंदर जो बहुत बड़ी हो चुकी है, और ये आप कॉमन देखेंगे चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, और वो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ज्यादा करप्शन और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से जो भी लोन्स ये कंट्रीज लेती हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए या जो भी रेवेन्यू जनरेट करती हैं, उसका बहुत बड़ा चंक चला जाता है अपीजमेंट में और करप्शन में। ये क्राइसिस सबक है ना ही सिर्फ बांग्लादेश के लिए, बल्कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए भी, जहां पे हमारे बहुत सारे स्टेट्स अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के ऊपर इस वक्त 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा एक्सटर्नल डेट है, लेकिन न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि वो लोगों को फ्री बीज देंगे, जैसे कि फ्री बिजली और पानी, और इसके लिए या तो उन्हें ये सारा पैसा चुकाना होगा और लोन लेकर, या फिर रेवेन्यूज के नए मॉडल बनाने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। और ये सब इंटरकनेक्टेड है। जब हम इस वीडियो में आगे जाएंगे और मैं जब आपको कैटेगोरिकली ये समझाऊंगा कि क्या रीजंस हैं बांग्लादेश के अंदर इस क्राइसिस के, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे रेवेन्यू मॉडल जब नहीं होता है तो कंट्रीज का जो डेब्ट ट्रैक है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है। क्राइसिस का सबसे पहला कारण इन्फ्लेशन। बांग्लादेश में इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो 7.56% के आसपास है। उससे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली जो चीजें हैं वो डायरेक्टली महंगी हो जाती हैं। बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा लोअर मिडिल क्लास है। इससे एक सोशल अनरेस्ट डेवलप होता है और आपके ऊपर और आपकी जेब के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। और दूसरा कारण फॉरेन रिजर्व्स का डिप्लीट होना। बांग्लादेश उन इकोनॉमीज में से गिनी जाती थी साउथ एशिया में जो कि ना ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग थी, बल्कि उसके जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम फॉरेन रिजर्व्स को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस वक्त की अगर बात की जाए तो जो बांग्लादेश के रिजर्व्स हैं वो लगभग $39 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, जो सिर्फ सफिशिएंट हैं 5 मंथ के इंपोर्ट के लिए सिर्फ। तीसरा कारण है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिल। नाउ वी हैव एलिफेंट इन द रूम। जैसे कि हम सब जानते हैं दुनिया में कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है, कोई भी कंट्री सब कुछ नहीं बनाती है। हम बहुत ही सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे इंपोर्ट का बिल हमारे एक्सपोर्ट बिल से कहीं ज्यादा बढ़ने लग जाए, और बांग्लादेश के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। आजादी के बाद बांग्लादेश ने जो फोकस किया वो किया टेक्सटाइल और गारमेंट जैसी इंडस्ट्री पर, और उसकी वजह से जो बाकी इंडस्ट्रीज थी वो नेग्लेक्टेड रही। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करता है बांग्लादेश। जब तक गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट्स हाई थे तब तक ये बिल मैनेज हो रहा था, लेकिन पैंडेमिक के बाद गारमेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट्स में कमी आनी शुरू हुई, और जो इंपोर्ट बिल थे वो कहीं ज़्यादा बढ़ने लगे। इसकी वजह से जो करंट डेफिसिट है बांग्लादेश का, उसमें कहीं बड़ा गैप आ गया, और ये बहुत बड़ी वजह है कि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी बांग्लादेश के डिप्लीट होना शुरू हो गए।
और जो चौथा कारण है वो है एनर्जी सोर्सेज की कमी। बांग्लादेश की इकोनॉमी डिपेंडेंट है कोल और क्रूड ऑयल पर। अब हम सब जानते हैं इन दोनों के ही जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ऊपर हैं, इसलिए बांग्लादेश को जो क्रूड ऑयल है और जो कोल है वो बहुत ही ज़्यादा दाम में खरीदना पड़ रहा है। और बांग्लादेश की इकोनॉमी के अंदर एक फैक्ट है वो ये कि जो इनकी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल और गारमेंट की, जो इनके 85% एक्सपोर्ट्स का हिस्सा है, उसको बहुत ही चीप इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी और इसकी वजह से इनके पास एक कॉम्पिटिटिव एज था। और चीप लेबर और सस्टेनेबल वर्कफोर्स तो थी ही अबंडेंस में, लेकिन क्योंकि अब बिजली महंगी हो गई है तो जो कॉम्पिटिटिव एज था इस इंडस्ट्री का वो जा चुका है और इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो प्लमेट हो रहे हैं। और यही वजह है कि जो बिजली के प्राइसेस हैं कंट्री के अंदर वो बढ़ रहे हैं और जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो एक दिन में गवर्नमेंट ने 52% से भी ज़्यादा बढ़ा दिए, विच इज़ रियली अनहर्ड ऑफ। पांचवा कारण है करेंसी का वीक होना। 2017 में बांग्लादेशी टका था 74 टका पर यूएस डॉलर और इस वक्त 2022 में वो है 94 टका पर यूएस डॉलर, जिसकी वजह से आपके फॉरेन रिजर्व्स बहुत ही जल्दी डिप्लीट होते हैं और इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए सेंट्रल बैंक को और भी ज़्यादा डॉलर्स इंजेक्ट करने पड़ते हैं इकोनॉमी के अंदर ताकि आपकी करेंसी स्टेबल रह सके। दोस्तों, जो छठा रीज़न है वो है एक्सटर्नल डेट का पहाड़ जैसा बन जाना। बांग्लादेश ने बहुत सारा लोन लिया चाइना, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से, लेकिन उन्होंने इस पैसे का किया क्या? उन्होंने इसे इकोनॉमी में इंजेक्ट कर दिया सब्सिडीज देने के लिए और अपीजमेंट के लिए, जिसकी वजह से ये पैसा किसी भी तरह से यूज में नहीं आ पाया। अगर इसे कैपिटल फॉर्मेशन में यूज किया जाता तो यही बहुत बड़ा जरिया होता रेवेन्यू कमाने का गवर्नमेंट के पास, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो इसकी जो रीपेमेंट है वो करने के लिए भी बांग्लादेश लोन मांग रहा है आईएमएफ से। हे, बट इट्स नॉट ऑल बैड। बांग्लादेश इस क्राइसिस से रिकवर कर सकता है। कैसे? सबसे पहले उन्हें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होंगे अपने सेंट्रल बैंक में ताकि वो फंड्स को ठीक से मैनेज कर पाएं और करप्शन को रोकें। इसके अलावा उन्हें सब्सिडीज को कम करना होगा और उन्हें अपनी एनर्जी नीड्स को डाइवर्सिफाई करना होगा क्रूड और कोल से, ताकि वो एक सस्टेनेबल फ्यूचर दे पाएं अपनी कंट्री को। और बांग्लादेश के पास जो 3 चीजें हैं वो बनाती हैं उसे यूनिक। सबसे पहले फर्टाइल लैंड, दूसरा सस्टेनेबल वर्कफोर्स और तीसरा ट्रेडिंग पोर्ट्स। और बांग्लादेश ने ये करके दिखाया है अपनी हिस्ट्री में। सो लाइट एंड फैमिली, कैसी लगी आपको आज की वीडियो जरूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मिलती है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आ सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो आज हमने बांग्लादेश के ऊपर बनाई ताकि हम इस क्राइसिस को समझ सकें, ना ही हम उनका मजाक उड़ाएं, क्योंकि ये आज बांग्लादेश के साथ हुआ है, श्रीलंका के साथ हुआ है, पाकिस्तान इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। कल को ये किसी भी देश के साथ हो सकता है। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज अभिनव शर्मा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। साइनिंग ऑफ।